Hello everyone, I am Kundan sir with Education Science Coaching Center, सब्जेक्ट बायोलॉजी। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग चैप्टर 5 यानी यूनिट 2 के जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 5 है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जो है, जो टॉपिक्स दिया है उसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं। लेकिन इसके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। एक के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज है जो हम पढ़ने हैं, हम लोग को पढ़ना है। मेंडल के वंशागति के नियम, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि चैप्टर 5 मुख्य रूप से मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर आधारित है और इसमें अधिक से अधिक मेंडल के एक्सपेरिमेंट किए हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसके अपवाद के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है। बहुत सारा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो मेंडल के वंशागति के नियम फर्स्ट पढ़ना है। सेकेंड हम लोग को पढ़ना है एक जीन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। दो जीनों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। और उसके बाद पढ़ना है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये नोट करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर हम कोई चैप्टर शुरू किए हैं और पढ़ना चाह रहे हैं तो उस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज़ अगर हम जानते हैं तो हमें पढ़ना आसान हो जाता है। उस चैप्टर का सिलेबस जान जाते हैं तो हमें पढ़ने में मजा आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सब देख लें कि सिलेबस ये सब पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो जैसे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत ये है क्या, और फिर इसके बाद एक एक टॉपिक, ईच टॉपिक्स स्टडी अबाउट डीपली, एकदम बहुत अच्छा से पढ़ना हम लोग को। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि वंशागति विविधता के सिद्धांत क्या है। इस चैप्टर के हेडिंग को अगर समझना है तो सबसे पहले सिंपल सा उदाहरण हम लोग को समझना होता है। क्या वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। क्या है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये कि मान करके चलिए ये कोई मेल है, मान के चलो भाई, और ये फीमेल है। अब मेल और फीमेल जब आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, पेरेंट्स। भाई आप इसे जनक कह सकते हैं ना। जब इन दोनों में इंटरकॉर्स होता है तो आगे चल करके ऑफस्प्रिंग बनता है। और ऑफस्प्रिंग जो होता है ये ऑफस्प्रिंग है, संतति। अब स्वाभाविक जो है कि ये जनक और संतति में क्या होता है, एकदम ये समझने की चीज है। मैं आपको एकदम यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फिर एक टॉपिक जो पढ़ाना है हमें वो मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये देखना है कि जनक के ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जनक के समान भी होते हैं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। अब थोड़ा देर के लिए आप खुद पर उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे माता पिता में से अगर जैसे कि कलर ऑफ स्किन ये जो होती है, ये मतलब लक्षण जो कैरेक्टर आते हैं हमारे, जो इससे माता पिता से हमारे अंदर जो कैरेक्टर आते हैं, जो लक्षण आते हैं, इसे हम लोग वंशागत लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए तो देखिए वंशागत लक्षण कहते हैं।
वंशागत लक्षण। और आपको बता दें इनहेरिटेंस कैरेक्टर, इनहेरिटेंस कैरेक्टर वंशागत लक्षण कहते हैं। और ये वंशागत लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। कहां से? तो जनक से संतान में, ठीक है। तो वंशागत लक्षण यही वंशागति को दर्शा रहती है। वंशागत लक्षण जो किसके माता पिता से जो ऑफस्प्रिंग में जो लक्षण आता है वो किसके माध्यम से आता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये आता है क्रोमोसोम के माध्यम से। मान करके चलिए ये कि फीमेल का है, क्या है भाई? ये फीमेल क्रोमोसोम है। और ये रहा मेल क्रोमोसोम। मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए, परेशान होने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं, पढ़ाएंगे तब तो। क्योंकि ये जो चीज हम बता रहे हैं, ये चीज कुछ ज्यादा नहीं परेशान होना है, थोड़ा समझना है, ठीक, थोड़ा समझना है। अब ये जो क्रोमोसोम है भाई, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन स्थित होता है। क्या रहता है? जीन। और आपको तो पता है ना, जीन किसका डिटरमाइन करता है? तो जीन डिटरमाइन करता है हमारे अंदर के कैरेक्टर को, हमारे अंदर के लक्षण को। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ में आना है कि जीन लक्षणों का निर्धारण करता है, और करोड़ों लाखों जीन हमारे क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि माता पिता का जो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जब क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय की क्रियाएं होती है, तो मान करके चलिए ये फीमेल एक्स है और मेल, अगर इसमें से एक क्रोमोसोम ले लो भाई, एक मान के चलो, अगर एक्स क्रोमोसोम लिए और इसके एक क्रोमोसोम आगे एक्स क्रोमोसोम, तो क्या हो गया? इससे संतति ऑफस्प्रिंग बनेगा। ऑफस्प्रिंग यानी संतति का क्या होगा? निर्माण होगा। संतति का निर्माण होगा। और इस संतति में दोनों ही, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ये है मेल, नर यानी पिताजी, और ये फीमेल यानी माताजी। तो इसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं, माता पिता दोनों के एक क्रोमोसोम किससे? तो पिताजी से। एक क्रोमोसोम किससे? तो माताजी से। दोनों आपस में क्या होते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और दोनों के जीन आपस में संयोजित होकर के एक न्यू कैरेक्टर का जो है सो क्रोमोसोम तैयार करता है, और इससे नए ये जो ऑफस्प्रिंग है ये बनता है। इसीलिए ऑफस्प्रिंग में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सर कभी कभी मैंने देखा है, सर कभी देखे हैं कि माता पिता के लक्षण के अलावा किसी और का लक्षण? सर माता पिता लंबा, उसके बच्चे बहुत बौने नाटे। अरे हो सकता है भाई, ये क्या है? जेनेटिक्स। हम लोग यूनिट जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि जो लक्षण है किसी पीढ़ी में यानी नेक्स्ट जनरेशन में, अगले पीढ़ी में प्रकट हो भी सकता है, छिप भी सकता है, या विगत 2 पीढ़ी वाले लक्षण भी आ सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि माता पिता के यदि लक्षण नहीं आया तो दादा दादी या नाना नानी में किसी का लक्षण आ सकता है। बिल्कुल हाँ, ये लक्षण आते हैं, ऐसा होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये समझना था कि जो इसमें ये समझना है आपको कि वंशागति विविधता के सिद्धांत है क्या? भाई कुछ नहीं है। आपने देखा कि बच्चे जो संतति होते हैं वो माता पिता के समान भी होते हैं। आप खुद देख लो, माता पिता की कलर ऑफ स्किन, साइज ऑफ आईज, थिन ऑफ नोज, टॉलनेस, ये सब हम लोग माता पिता से कुछ सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी होती है उसमें, और कुछ भिन्नताएं भी होती है। तो हम लोग क्या है कि
जनक के समान, यानी जनक और संतति में कुछ समानताएं भी होती है और जनक और संतति में क्या होते हैं, कुछ भिन्नताएं भी होती है, वेरिएशन भी होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसीलिए चलिए अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मेंडल के वंशागतिक नियम, ये क्या है, चैप्टर 5 का पहला टॉपिक है। तो हम आप लोगों को डायरेक्टली हम आप लोग को बताएंगे कि मेंडल ने कितने सिद्धांत दिए हैं, मेंडल ने कितने लॉ दिए हैं। ये सब अधिकांशतः कंफ्यूजन होता है मेंडल के नियम में, मेंडल के सिद्धांत में। मेंडल ने कुल मिलाकर के 4 सिद्धांत दिए हैं और मेंडल ने केवल 2 ही नियम दिया, केवल 2 नियम दिया। लेकिन बहुत सारे बुकों में बहुत सारे बुकों में अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, अलग अलग तरह की विलोचनाएं की जाती है, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। मेंडल ने 2 नियम और 4 सिद्धांत दिए, मैं उसे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर का शुरुआत करने से पहले, इस टॉपिक के शुरुआत करने से पहले हमें मेंडल्स लाइफ, मेंडल के जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये जो है मेंडल के वंशागति के नियम को हम लोग कितने चरणों में पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जो पढ़ना है, इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है मेंडल्स लाइफ। मेंडल्स लाइफ यानी मेंडल का जीवन। मेंडल का जीवन, मेंडल का जीवन। चलिए मेंडल के जीवन के बारे में हम लोग चलते हैं आगे। मेंडल के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। चलिए अब मान लो भाई ये क्या है, ये महाशय कौन है, मेंडल महाशय है। हाँ मान लो। मेंडल, सर जॉर्ज ग्रेगर मेंडल जो है, इनका पूरा नाम सर जॉर्ज ग्रेगर मेंडल है, लेकिन हम मेंडल अभी कह रहे, बाद में जानेंगे इसके बारे में। मेंडल महाशय का इनका जो है बॉर्न, जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था और इनकी मृत्यु, यानी अगर डेथ की बात किया जाए, इनकी डेथ की बात किया जाए, अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो ये 6 जनवरी 1884 को, ये लगभग 6 जनवरी 1884 को इनका देहांत हो गया था। ये मैक्सिमम यानी कि ये लगभग 61 इयर्स यानी 61 वर्ष तक ये क्या रहे, सरवाइव किए, जीवित रहे। 61 वर्ष तक लगभग जीवित रहे, 62 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 61 वर्ष तक इन्होंने जीवन यापन किया। अब मेंडल जो है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग को बता दें कि मेंडल, इनका जो कंट्री था, क्योंकि इसका हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, हम लोग ज्यादा हिस्ट्री पर नहीं चलेंगे, टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे। तो मेंडल महाशय ये कौन सा कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये जो है ऑस्ट्रिया, मेंडल महाशय कहां से बिलोंग करते थे, तो ऑस्ट्रिया से। इनका देश का नाम ऑस्ट्रिया था। तो मेंडल जो है, इनका जन्म 22 जुलाई 1822, इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 का, लगभग कितना वर्ष तक जिए, 61 वर्ष तक। इनका देश का नाम ऑस्ट्रिया था। और ये जो शहर था, अगर सिटी की बात करें तो एक शहर का नाम था चेकोस्लोवाकिया।
चेकोस्लोवाकिया के ब्रून नामक स्थान से बिलोंग करते थे। तो अब हम लोग चलेंगे, ये था इनका, अगर इनकी ख्याति प्रसिद्धि की बात किया जाए, ये किस चीज के लिए फेमस थे, तो प्रसिद्धि के लिए बात करें तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो नॉर्मली हमने आपको ये बताया कि ये टू द पॉइंट है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग, वो एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में बताऊंगा। मेंडल ने आप कह सकते हैं गार्डन पी यानी उद्यान मटर, गार्डन पी पर अपना शोध किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका पौधा लिया? मटर का पौधा। आपको बता दें, जो मटर होता है, मटर पी, इसका साइंटिफिक जो नेम होता है वह पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम होता है, पाइसम सेटिवम होता है। पाइसम सेटिवम होता है। मेंडल ने 7 वर्षों तक मेंडल ने 7 वर्षों तक 1856 से 1863 संकरण का प्रयोग किया। मेंडल ने 4 सिद्धांत, ये याद कर रखने की चीज है। मेंडल ने 4 सिद्धांत एवं 2 नियम ही दिए। मेंडल ने 4 सिद्धांत एवं 2 नियम ही दिए।
मेंडल ने मटर के 7 जोड़े मेंडल ने मटर के 7 जोड़े विपरीतार्थक लक्षणों पर अपना शोध किया। ठीक है, तो ये मुख्य मेन टॉपिक था जो आपको मेंडल्स लैब से बिलोंग करता है। आप लोग लिखने से ज्यादा आप सुनिए, मेरी बात को समझिए। मेंडल्स का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ये मेंडल का जन्म एक फल विक्रेता मालिक के द्वितीय पुत्र के रूप में ऑस्ट्रिया देश के चेकोस्लोवाकिया शहर के ब्रून नामक स्थान में हुआ था। इनका बचपन किसी तरह से गुजरा। ये अच्छे यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, तो वे बचपन में ही उनके माता पिता किसान फार्मर थे। तो वे अपने पिताजी से पूछते थे कि कुछ पौधे लंबे क्यों हो जाते हैं, कुछ बौने ही क्यों रह जाते हैं, पुष्प येलो फ्लावर जो होता है उसमें रेड या फिर बैंगनी फ्लावर क्यों आ जाता है। तो ये बचपन से उनके पिता उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे। आगे चल करके मेंडल ने पढ़ा, उसके बाद मेंडल को जब पादरी बना दिया गया तो मेंडल पुनः उन जो बच्चा में सवाल क्या करता था वह सवाल पुनः वहां के लोगों से दोहराने लगा। तो मेंडल को भौतिकी की पढ़ाई के लिए 2 वर्षों के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। फिर वहां से आकर के मेंडल ने जेनेटिक्स का यूज चूहा पर किया। चूहा पर एक्चुअली वो 42वें जन्मदिन पर मठाधीश बन गए थे, तो वहां पर मठ में ये चीज का मतलब अलाउ नहीं था, इसलिए मेंडल ने उद्यान मटर को चुना और उद्यान मटर पर अपना रिसर्च किया। तो ये था मेंडल के जीवन के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंस था। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एग्जाम में, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। आज क्लास यहीं तक। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखते हैं बहुत सारे बच्चे अवेयरनेस नहीं। भाई आप अगर अवेयरनेस नहीं होंगे तो फिर हमें वीडियो लेक्चर बनाने में मतलब एनर्जी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अवेयर होइएगा, आप लोग डिमांड कीजिएगा, तो फिर क्या है कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोग को बताऊंगा। अगर कुछ कमी रहती है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं बना के दूंगा। लेकिन आप लोग का जो एक अवेयरनेस है वो अच्छा से रहेगा। आप अवेयर रहिएगा, आप हमें भी प्रोत्साहित कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। दैट्स ऑल।